हेलो टू एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं फाइंड द एसिम्प्टोट्स ऑफ द गिवन कर्व। दैट मींस ये एक अलजेब्रिक कर्व है, इसके एसिम्प्टोट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं। तो जैसा पिछली वीडियो में इसके लिए वर्किंग प्रोसीजर जो आपको समझाया गया था उसके अकॉर्डिंग अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो आप इसको सीखते समय स्टेप वाइज चलना है और इसके सॉल्यूशन को सीखना है। इसका क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के अंदर एग्जाम में आता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे बीएससी हो या इंजीनियरिंग बीटेक से हो, तो आपको एसिम्प्टोट्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो रहता है। तो इसके अंदर आपको कंटिन्यूसली हर प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए जो सॉल्यूशन आपको समझने के लिए हमारे चैनल पे कंटिन्यूसली दिए जाएंगे। इसलिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप देखते ही जा रहे हो खाली, तो पहला काम सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नया अपडेट मिले और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और हमारे द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है कि इसका आपको आराम से सॉल्यूशन समझ में आए ताकि आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार का आपको स्ट्रेस ना हो और आराम से कंप्लीट सॉल्यूशन करके आए और पूरे मार्क्स आपको मिले। तो बस स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो मैंने आपको समझाया था, इसकी सबसे पहले ऑर्डर देखते हैं। सबसे पहला काम ऑर्डर देखनी है। तो ऑर्डर देखते हैं, यहाँ पे 3 टर्म है, यहाँ पे 2 इसकी और y की 1। दैट मींस ये अपने को हाईएस्ट थर्ड ऑर्डर का है। दैट मींस इसके अंदर नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स ये भी कितने 3 से मोर नहीं होंगे, नॉट मोर देन 3। आप लिख सकते हैं कि 3 से अधिक एसिम्प्टोट्स इसके नहीं हो सकते। ये आपका ए स्टेप आ गया। अब उसके बाद में आपको देखना होता है पैरेलल टू एक्सिस। दैट मींस पैरेलल टू एक्सिस देखने के लिए आपको कांसेप्ट बताया गया था। एक्स की हायर जो सबसे हाईएस्ट पावर है उस टर्म को देखना है, हाईएस्ट पावर का जो वैल्यू है उसको देखना है। तो इसमें सबसे पहले जैसे आप इसमें फर्स्ट पार्ट कर सकते हैं कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसके लिए क्या रखना पड़ता है, पुट कोफिशिएंट ऑफ हायर पावर ऑफ x इक्वल टू 0। वो भी कैसा, नॉट कांस्टेंट। कोफिशिएंट कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो इसमें हायर ऑर्डर की जो टर्म है उसको अपन देखते हैं। तो यहाँ पे कोफिशिएंट इसके साथ में ये जो सबसे बड़ी पावर है x की, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, वो कांस्टेंट है। दैट मींस इसके अंदर नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे क्या लिखोगे, नॉट एग्जिस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस जो कर्व के अंदर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्प्टोट्स मौजूद नहीं है। दूसरा कांसेप्ट बताया था पैरेलल टू वाई एक्सिस आपको देखना है। तो इसमें भी आपको कोफिशिएंट ऑफ हाई पावर ऑफ वाई देखना है। तो इसमें भी आपको पुट कोफिशिएंट ऑफ वाई हायर ऑर्डर, हायर पावर या हायर ऑर्डर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। और वो भी कैसा होना चाहिए, नॉट अ कांस्टेंट। तो y की इसमें हाईएस्ट पावर बाय 3 है और इसका कोफिशिएंट 2 क्या है, कांस्टेंट है। तो ये भी किसमें जाना चाहिए, नॉट एग्जिस्ट या डजंट एग्जिस्ट। दैट मींस इसके अंदर पैरेलल एक्सिस है ही नहीं है। तो अब इसकी ऑर्डर आपके पास 3 थी, तो ये तीनों के तीनों कौन से वाले रहेंगे आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर, ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स है। मतलब इसके अंदर तिर्यक अनंत स्पर्शया मौजूद है इस कर्व की। इसके अंदर ना तो x एक्सिस के पैरेलल है और ना ही y के पैरेलल है। तो अपन अपने जनरल कर्व के लिए जो मेथड बताया गया था वर्किंग प्रोसीजर उस पे आएंगे। सबसे पहले ऑर्डर देखा, पैरेलल टू x एंड y एक्सिस देखा, मौजूद नहीं है।
तो अपन आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, अपना जो वर्किंग प्रोसीजर रहेगा उसके ऊपर। तो ये अपना थर्ड पार्ट रहता है, सी की ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स कितने कैसे फाइंड किए जाते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था, पुट x इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू n इन फाई ऑफ n ऑर्डर। n का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 3 है। थर्ड ऑर्डर के टर्म कौन कौन से हैं, यहां से लेके यहां तक आपको x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, therefore x की जगह पे आप 1 रखोगे तो 1 का क्यूब प्लस 2 मल्टीप्लाई x की जगह पे 1 का स्क्वायर और y की जगह पे m माइनस यहाँ पे x की जगह 1 और यहाँ पे m का स्क्वायर एंड माइनस 2 इंटू m का क्यूब। अब ये जो फाई ऑफ m आपको जो फंक्शन मिला है थर्ड ऑर्डर का, इसको क्या रखना है, 0 और उसको सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को 0 रख के सॉल्व करते हैं। दैट मींस यहाँ पे क्या क्या टर्म है आपके पास, 1 प्लस 2m माइनस m स्क्वायर एंड माइनस 2m क्यूब इज इक्वल टू 0। ये आपका फाई ऑफ m है। तो अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, 1 प्लस 2m और माइनस का m स्क्वायर आप कॉमन लेंगे तो 1 प्लस यहाँ पे भी 2m इज इक्वल टू 0 एंड 1 प्लस 2m एंड 1 माइनस m स्क्वायर इज 0 implies that m के वैल्यू प्लस 1 आएगा, माइनस 1 आएगा और इस फैक्टर से माइनस का 1/2 आएगा। m के तीनों वैल्यू डिफरेंट आए हैं, दैट मींस ये m1, ये आपके पास m2 और ये m3, दैट मींस इसके तीन एसिम्प्टोट्स होंगे। सबसे पहला काम अपन ने कर दिया है। अब इससे एक कम पावर वाले टर्म, तो ये थर्ड ऑर्डर की टर्म थी, ये फाई ऑफ 2 है, ये क्या है फाई ऑफ 2 और ये क्या है फाई ऑफ 3 m वाली टर्म्स थी। तो अपन फाई ऑफ 2 इससे एक कम पावर वाले में इसमें भी सेम टू सेम x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m रखेंगे, फिर c वैल्यू फाइंड किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अपन। Put x equal to 1 and y equal to m into phi of 2। थर्ड ऑर्डर वाली में ये रखा था, तो phi of 2m फाइंड करेंगे इसके अंदर रख के। तो इन दोनों के अंदर रखेंगे तो phi of सेकेंड ऑर्डर वैल्यूज m, x की जगह पे 1 और y की जगह पे m रखोगे तो m माइनस का m स्क्वायर वैल्यू आएगी। अब आपके पास में m के वैल्यूज है अलग अलग, अब अपन को c वैल्यूज फाइंड करने हैं। तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ c, कैलकुलेशन ऑफ c वैल्यू, c वैल्यू की फॉर्मेशन रहती है माइनस पाई ऑफ 2m1, यहाँ पे m1 वैल्यू रहेगा डिवाइड बाय पाई ऑफ 3 डैश ऑफ m1। दैट मींस ये जो पाई ऑफ m था इसको डिफरेंशिएट करके लिखना है और m की जगह पे आपको पहले m1 का वैल्यू प्लस 1 रखना है, तो जिससे वैल्यू आएगी वो c1 वैल्यू कहलाएगी। तो अब यहाँ पे अपन रखते हैं तो माइनस पाई 2 ऑफ m1, पाई 2 आपके पास कितना है m माइनस m स्क्वायर, m माइनस m स्क्वायर और यहाँ पे 5 डैश, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा आपके पास 2 माइनस 2m और माइनस का 6m स्क्वायर। इस c का वैल्यू आ गया है। अब इस c के वैल्यू को अपन यहां से, ये आपका मैंने यहाँ पे लिख दिया पाई ऑफ nth ऑर्डर m इज इक्वल टू 1 प्लस
2m माइनस एम स्क्वायर माइनस 2m क्यूब और m के वैल्यू जो थे वो +1 -1 और माइनस का 1/2 है। और फाई ऑफ 2 का जो वैल्यू था फाई ऑफ 2m, इसको आप थर्ड ऑर्डर का वैल्यू भी कह सकते हैं। फाई ऑफ 2 का वैल्यू m माइनस m स्क्वायर है। अब ये जो c वैल्यू जो आया है, पुट n की जगह पे आपने m1 वैल्यू +1 रखा, तो c1 वैल्यू इज माइनस का, यहाँ पे m की जगह 1 माइनस 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस 2 इंटू 1 एंड माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, c1 वैल्यू 0 हो गया। अब इसके अंदर c2 वैल्यू सेकेंड, तो माइनस का, यहाँ पे m वैल्यू है सेम, तो m की जगह पे आप -1 रखेंगे और माइनस करके यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे, m की जगह पे -1 और स्क्वायर करेंगे तो ये -1 ही आएगा, डिवाइड बाय 2 -2 मल्टीप्लाई -1 एंड -6 एंड -1 का स्क्वायर। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो -1 एंड -1 माइनस का 2 और माइनस से माइनस +2 हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 एंड 2 + 2 माइनस का 6 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 एंड 2 4, 4 - 6 इज -2। इसको कट करेंगे तो आपको C2 वैल्यू इज इक्वल टू -1 मिल जाती है। अब अपने पास बचा हुआ है कौन सा, C3 वैल्यू -1/2 के लिए, तो -1/2 के लिए इसी फॉर्मूले के अंदर अपन वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ये C3 वैल्यू फाइंड करते हैं, तो माइनस का m की वैल्यू -1/2 और यहाँ पे -1/2 का स्क्वायर रहेगा, डिवाइड बाय 2 - 2 इंटू माइनस का 1/2 एंड -6 इंटू -1/2 का स्क्वायर। इसको सिंपलीफाई करते हैं तो माइनस का नेगेटिव हाफ ये -1/4 हो जाएगा, दैट मींस माइनस का 1/4, 2 माइनस, ये 2 से 2 कट जाएगा और माइनस से माइनस +1 हो जाएगा, -6 इंटू 1/2 का स्क्वायर दैट इज 4 हो जाएगा। दैट मींस इसको सिंपलीफाई करते जाना है, 1/2 और 1/4 ये आपके पास में 3/4 हो जाएगा, माइनस का 3/4 तो न्यूमरेटर में +3/4 आ जाएगा, 2 and 1 3 माइनस इसको 2 से आप कट करेंगे तो 3/2 आएगा और ये बचता है आपके पास 3/4 डिवाइड बाय 3/2 दैट इज 3/4 into 2/3, तो यहाँ पे ये ओवरऑल आपके पास 1/2, दैट मींस आपके पास में C3 वैल्यू इज इक्वल टू प्लस का 1/2 अपन ने यहाँ पर फाइंड कर दिया है। अब इसके एसिम्प्टोट्स के इक्वेशन लिख लेते हैं, तो एट लास्ट finally asymptotes a1 is equal to y is equal to mx plus c फॉर्म में रहती है, तो m का वैल्यू जब +1 होगा तो 1 into x, तो उस समय c1 का जो वैल्यू आपके पास में आया था, c1 वैल्यू आपके पास में +1 पे अपन ने फाइंड किया था तो ये 0 आया था, दैट मींस प्लस का 0, देन y इज इक्वल टू x इसकी फर्स्ट एसिम्प्टोट है, फिर सेकंड एसिम्प्टोट y इज इक्वल टू m वैल्यू आपने रखा था -1, दैट मींस -x, तो उस समय c2 वैल्यू भी आया था -1,
दैट मीन्स y प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 फॉर्म में लिख सकते हैं। ये सेकेंड एसिम्प्टोट है। और थर्ड एसिम्प्टोट है वो y इज इक्वल टू m वैल्यू इज -1/2, दैट मीन्स माइनस का 1/2x एंड c3 वैल्यू इज प्लस का 1/2। तो इसको आप लिख सकते हैं 2y is equal to -x plus 1 and therefore x plus 2y minus 1 is equal to 0। ये आपकी थर्ड एसिम्प्टोट्स आ जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको अलजेब्रिक टर्म्स में जो अलजेब्रिक कर्व दिया हुआ था उसका जनरल ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स फाइंड करने का मेथड समझाया गया। अगर हमारा प्रयास सार्थक लगा हो, आपको समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब भी किया तो आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।